चलो स्टैट्स की तरफ चलते हैं। CFA बुक 2, बुक 1, क्वांट। क्वांट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: TVM, बेसिक स्टैट्स, बेसिक probability, and then distribution. Today we are discussing stats. Now stats is again divided into 3 part, at least from my perspective: introduction, central tendency, and dispersion. So in this video we will see introduction. ठीक है, एक कॉपी पेन रखना और जब मैं बोलूँगा उसको नोट करते जाना। 10 बातें होंगी इंट्रोडक्शन में। पहला, एनालिसिस ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैट्स. It is a systematic study of data or the characteristic of data, inherent quality of a data. तो सिस्टमैटिकली इसको कैसे रीड करें, स्टैट्स का मेन पर्पस है ये। पॉपुलेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल डेटा इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेटा सेट. सैंपल, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. तो कोई एग्जांपल दो पॉपुलेशन का। स्टॉक रिटर्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक रिटर्न. द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन 1945. तो 45 से लेकर अभी तक का जो भी रिटर्न आया होगा वो सारा इंक्लूड कर लेंगे सेट में, तो उसको पॉपुलेशन डेटा सेट बोलेंगे. और लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा पिक करेंगे तो उसे सैंपल बोलेंगे. अब तुम ये बताओ 1945 टू 46 का जो रिटर्न आया होगा इस कंपनी का, वो कहीं रिकॉर्ड में होगा बॉम्बे के किसी ट्रेजरी के पास. उस इंफॉर्मेशन को मैं जाकर ले भी आऊं तो कितना बेनिफिशियल होगा 2022 के रिटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए? नहीं होगा. तो याद रखो, ड्यू टू कॉस्ट बेनिफिट रीजन पॉपुलेशन डेटा इज नॉट अवेलेबल टू एनालिस्ट. तो जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा सेट होगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो सैंपल डेटा है. तो वी विल एज्यूम ऑल डेटा गिवन इन द क्वेश्चन इज सैंपल डेटा. ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट रीजन से एनालिस्ट के पास पॉपुलेशन डेटा नहीं होता है. आगे चलो, मैट्रिक. METRS इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझते हैं कि मैट्रिक का मतलब क्या है स्टैट्स में. तुमने IPL फ्रेंचाइजी ले लिया, क्रिकेटिंग क्लब. अब उसके लिए तुम्हें प्लेयर की ज़रूरत होगी, तो प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करोगे? उसके लुक्स को देख के, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के, या फिर उसके क्रिकेट के परफॉर्मेंस देख कर. तो इफ यू आर रैशनल पर्सन तो विल से कि परफॉर्मेंस देखकर. तो मैंने क्या किया, अपना पेन ड्राइव लाया और स्क्रीन पर अपना पास रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ. 20, 30, 40, 50, 0, 100 दैट वे. तो रॉ डेटा स्क्रॉल हो रहा है स्क्रीन पे, आप बैठे हो ये जज करने के लिए कि मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ. आप कुछ जज कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे. तो आपकी स्टैटिस्टिशियन आया, उसने किया 105 बार इसने स्कोर किया ऑन बेसिस ऑफ डेटा. जिस डेटा को एनालाइज किया उसमें से कुछ कुछ बातें पिक की. 50 इसने 3 बार स्कोर किया, 10 बार 0 पर आउट हुआ है, और स्ट्राइक रेट इसकी 80% है. वॉट एवर. तो इस इंफॉर्मेशन को देख के आपको क्या हो गया, डेटा का एक इनहेरिएंट क्वालिटी पता चल गया. तो एवरेज 150 ये सारा क्या है, क्रिकेट का मैट्रिक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक? लिखो, a mathematical formula that give us insight about data set from one perspective or from another perspective is called metric. इसको दूसरे तरीके से देखो. जिस तरह रॉ वेजिटेबल आपका स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसी तरह रॉ इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा. तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाता है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है.
फिर उसके बेसिस पर कुछ डिसीजन लेता है। तो ब्रेन हमारा रॉ डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो मैट्रिक फॉर्म में अगर डेटा अपने ब्रेन को देंगे तो ब्रेन उसको प्रोसेस ठीक से करेगा। ठीक है, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेन के प्रोसेसिंग का, कि आपने 30,322 रुपया इन्वेस्ट किया और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 30,790 रुपया हो गया। ये बात मैंने आपको बताया कि 30,332 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, इट बिकम 30,484। एक तो मैं हिंदी में डेटा दे रहा हूँ आपको, ये तो बे नहीं समझा ठीक से। दूसरा, इसका ठीक से वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको दूसरे तरीके से किया, इसका परसेंटेज रिटर्न बताया कि 12% का रिटर्न आया। तो ब्रेन ज़्यादा अच्छा प्रोसेस कर पाएगा कि इस इन्वेस्टमेंट इस इंस्ट्रूमेंट में किया जाए या नहीं किया जाए। तो रिटर्न इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर? तो मैट्रिक इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट गिव अस इनसाइट अबाउट डेटा सेट। A metric calculated on population data set is called parameter। अगर सारे पॉपुलेशन के डेटा को लेकर हमने मैट्रिक किया तो स्टैट्स में क्या क्या मैट्रिक होता है, आपने थोड़ा भी स्टैट्स पढ़ा होगा। तो मीन, मीडियन, मोड, ये सारा मैट्रिक है। मीन बताओगे, मीडियन बताओगे तो मुझे डेटा का एक प्रॉपर्टी पता चल जाएगा कि डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मैट्रिक कैलकुलेटेड ऑन पॉपुलेशन डेटा सेट इज कॉल्ड पैरामीटर। अब चूंकि पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए इसका मैट्रिक भी कैलकुलेट नहीं होगा। देयरफॉर मैट्रिक ऑन पॉपुलेशन डेटा इज डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट लाइक म्यू। तो मीन के लिए म्यू यूज करेंगे। एंड मैट्रिक कैलकुलेटेड ऑन सैंपल डेटा इज कॉल्ड सैंपल स्टैट्स। सैंपल डेटा मेरे पास होता है, इसीलिए सैंपल का मीन भी निकल जाएगा। तो सैंपल स्टैट्स को रोमन से डिनोट करेंगे, जैसे मीन के लिए एक्स बार यूज करेंगे। क्लियर? तो एवरेज इज अ मैट्रिक। और पूछा जाए, मैट्रिक जो इनविजिबल एट्रीब्यूट होता है ना, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि आईक्यू इनविजिबल एट्रीब्यूट है मेरा, आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो लुक्स की तरह कि देख लिया तो कैसे लग रहे हो। आईक्यू इज अ इनविजिबल एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी है मेरा लेकिन वो इनविजिबल है। तो आपको मेरे आईक्यू को चेक करना होगा, तो उसके लिए आपको मैट्रिक चाहिए। तो आईक्यू के लिए कौन सा मैट्रिक होगा? क्लास 10 का मार्क्स, आपके एमबीए का मार्क्स, तो दे आर प्रॉक्सी फॉर योर आईक्यू। उसी तरह होमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारा क्या है? हेल्थ मैट्रिक है। अगर डॉक्टर ने हेल्थ मैट्रिक देख लिया तो वो एनालाइज कर लेगा कि आपका बॉडी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रॉपर है या थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो आइडिया ही लाइक दैट। ठीक है, द आइडिया ऑफ मैट्रिक। मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट, मेथड टू एनालाइज और extract some information from a raw data. That's the idea. So that my brain can easily process those metric. चलो, अब से आ जाओ डेटा। डेटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा, और उसका हम लोग प्रोसेस कर लेंगे तो मीन निकाल लेंगे। दैट एनीवे, तो डेटा तो एट अ टॉप लेवल, एक बिल्कुल टॉप लेवल पर। अब ये समझो क्लासिफिकेशन का तुम पर्सपेक्टिव समझो। अगर तुम किसी मॉल में जाते हो या रेलवे स्टेशन में जाते हो तो जेंडर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन इस तरह लिखा होगा, फीमेल मेल। घर पे जाओगे तो सिस्टर ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तो जेंडर के बेसिस पर तो नॉमेनक्लेचर बदल जाता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसी तरह डेटा का भी क्लासिफिकेशन बहुत तरह से होगा। तो टाइप्स ऑफ डेटा, तो ऑफ द टॉप लेवल डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, qualitative and quantitative. Qualitative data is on the basis of some attribute which may not be directly visible but understood. तो दिखेगा तो नहीं लेकिन अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फीमेल फ्रेंड को रूम नंबर 1 में ड्रॉ कर लिया और अपने मेल फ्रेंड को रूम नंबर 2 में आपने उसको बैठा दिया। तो
तो आपको पता है कि किस एट्रीब्यूट के बेसिस पे आपने डिवीजन किया है, तो ये कॉल क्वालिटेटिव डिवीजन। उसमें ग्रुप नंबर 1 में जो भी होगा उसमें एक आइटम तो कॉमन है, दैट इज गर्लहुड, की लड़की है वो, तो दैट एट्रीब्यूट इज कॉमन, तो इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट। लिटरेट, इलिटरेट, तो कौन सा एट्रीब्यूट आ गया? एजुकेशन। जिसमें एजुकेशन है वो एक ग्रुप का है, जिसमें नहीं है वो दूसरे ग्रुप में है, लेकिन विजिबल तरीके से वो एट्रीब्यूट दिखेगा नहीं आपको। तो लिटरेसी हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आपने अगर डिवीजन किया है तो फिर वो भी वो क्वालिटेटिव डिवीजन है। फिर सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव, जहाँ पर नंबर्स होंगे, जिसके मार्क्स 50 के अबव है और रूम नंबर 1 में है, जिसके मार्क्स 50 से कम है रूम नंबर 2 में जाए। तो ये जो डिवीजन हुआ किस बेसिस पे हुआ? क्वांटिटेटिव डिवीजन से, ऑन द बेसिस ऑफ सम नंबर। If numbers is countable, that is called discrete quantitative data. If number is not countable, that is called continuous quantitative data. For example, number of member in my family, ये discrete है, countable है. The expected return of stock after 1 year, it can range from minus infinity to plus infinity, कुछ भी आ सकता है. तो that type of data is called continuous data. तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सेकेंड वन इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा, व्हेन डेटा इज अरेंज इन क्रोनोलॉजी, लाइक 2001 में रेवेन्यू 400, 2002 में रेवेन्यू 600, 2003 में रेवेन्यू 700। तो दे आर कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा, कि हाउ रेवेन्यू इज रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम सीरीज डेटा का यूज किस में होता है? ट्रेंड एनालिसिस में, कि हाउ रेवेन्यू इज ग्रोइंग विद टाइम। तो टाइम इधर आएगा और टाइम सीरीज डेटा इधर आएगा और फिर हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। सेकेंड क्वालिटी क्या है इस डेटा का, कि आप इसको रिसफल नहीं कर सकते। 700 को पहले रिपोर्ट कर दो, 400 को बाद में रिपोर्ट कर दो, तो क्रोनोलॉजी डिस्टर्ब हो गया। तो आपको डेटा उसी ऑर्डर में, टाइम के ऑर्डर में ही रिपोर्ट करना होगा और उसको रीड करना होगा। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। इन ए गिवन टाइम एक क्रॉस इंडस्ट्री क्या रिटर्न है, दे आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा। मीन्स क्रॉस सेक्शनल 2017 इन्फी रिटर्न 3%, SBI रिटर्न 7%। तो फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक क्रॉस इंडस्ट्री जो डेटा होगा वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। तो दे आर टू डिवीजन, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, एंड सेकेंड वन इज टाइम सीरीज वर्सेस क्रॉस सेक्शनल। ये दो पेयर वाइज डिफ्रेंसिएशन है। इस स्टैट्स में एक और डिवीजन किया गया, और जिस तरह नए मोबाइल के ऐप सॉफ्टवेयर को हम लोग वर्जन बोलते हैं, नए कार को मॉडल बोलते हैं, इसी तरह स्टैट्स के जो डेटा टाइप है उसको हम लोग डेटा स्केल बोलेंगे। स्केल मीन्स टाइप, इट इज नथिंग टू मेजरमेंट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्केल इज कॉल्ड नॉमिनल, और क्वालिटेटिव डेटा को और एक नाम है कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। कैटेगोरिकल भी हुआ, जैसे गर्ल्स बॉय, तो कैटेगरी में आपने डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो कैटेगोरिकल डेटा। तो नॉमिनल डेटा आर कैटेगोरिकल इन नेचर, इसका एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये नोट करते जाओ आप, मैं लिखूंगा नहीं। नॉमिनल डेटा इज कैटेगोरिकल इन नेचर, एंड सेकेंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। डेटा का ऑर्डर का कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कलर ऑफ योर आईज, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ब्लैक पहले लिख लो या ग्रीन पहले लिख लो, इसमें सेंस ऑफ ऑर्डर कुछ नहीं है। व्हेन देयर इज नो सेंस ऑफ ऑर्डर एंड डेटा इज कैटेगोरिकल, देन इट्स टिपिकली अ नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा और नॉमिनल स्केल। क्लियर? सेकेंड वन इज ऑर्डिनल। हियर डेटा इज क्वालिटेटिव, कैटेगोरिकल, बट देयर इज अ सेंस ऑफ ऑर्डर। रैंक 1, रैंक 2, ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि रैंक 1 ज़्यादा अच्छा है तो रैंक 1 इज बेटर देन रैंक 2। टेक देयर इज अ सेंस ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये सेंस ऑफ ऑर्डर है इसमें। बट यू कैन नॉट क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट
rank holder and second rank holder. Only you can say कि first rank holder is superior to second rank holder, but you cannot differentiate the difference of IQ between two person. ये नहीं बोल सकते हो कि first वाला कितना अच्छा है, but only you can say कि first one is better than second. So ordinal has two properties or two characteristics. Data is categorical, and second, there is a sense of order. So as a rule of thumb, always remember, whenever there is a concept of rank, it is always ordinal. तो ऐसे याद रखो, जहाँ रैंक वर्ड आ गया CFA एग्जाम में तो आपने ऑर्डिनल मार देना है टिक. तो जहाँ रैंक इज ऑलवेज ऑर्डिनल, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक. ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर को तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि जो फर्स्ट टॉपर है और सेकंड टॉपर है उसके बीच डिफरेंस कितना है, IQ का या मार्क्स का. यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट just on the basis that he is first rank holder and it is second rank holder. अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे तो बात अलग है. चलिए, थर्ड वन इज कॉल्ड इंटरवल स्केल. चलो भाई, इसका यूज कब करेंगे? तो देखो, मुझे शिमला जाना था. शिमला इज ए नोन हिल स्टेशन इन इंडिया. तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि शिमला का टेम्परेचर क्या होगा. मैं इस सेंस से पूछा कि मैंने पैकिंग करना है तो मैं कैसा ड्रेस रखूं अपने सूटकेस में. उसने बोल दिया कि अमित 12% के आसपास होगा. 12% नहीं, 12 डिग्री के पास. ठीक है जी. फिर मैंने दूसरे पैकिंग के बाद मैंने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया. उसने कहा कि नहीं, 12 नहीं होगा, 13 डिग्री होगा. कोई डिफरेंस होगा? मैं रीपैक करूंगा या चल जाएगा? चल जाएगा. 10 से 15 या 10 से 20 तक चल जाएगा. तो ऐसा एनालिसिस जहां पर मुझे ग्रैनुलरिटी का इंपॉर्टेंस नहीं है, 10-11 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस तरह के सिनेरियो को एनालाइज करने के लिए हम इंटरवल करेंगे. वी विल ग्रुप एवरीथिंग बिटवीन 10 and 20 into a same category. क्लियर? तो 10 to 20, 20 to 30. तो all his hill station whose temperature lies between 10 and 20 requires similar type of packing. कोई भी टूरिस्ट हो, 10 से 20 के बीच टेम्परेचर किसी भी टूरिस्ट प्लेस का होगा तो उसका जो पैकिंग क्राइटेरिया होगा सेम होगा. तो वी विल ग्रुप ऑल हिल स्टेशन अंडर दिस कैटेगरी. तो इंटरवल स्केल इज यूज्ड व्हेन ग्रैनुलरिटी इज नॉट important and we analyze data in a group and that group is called interval. यहां से डेटा क्वांटिटेटिव स्टार्ट हो जाता है, क्वालिटेटिव हो नहीं सकता. Fourth type of data is called ratio scale. Means data can be represented in a form of P over Q. P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब भाई इसका क्या मतलब है P by Q के फॉर्म में? तो मैं एग्जांपल देखता हूँ. मेरे गांव में ऐसा कन्वेंशन है, जिसका घर जितना बड़ा हाइट होगा, जिसका घर का हाइट जितना ज़्यादा होगा उसको उतना अमीर माना जाएगा. तो मेरे घर का हाइट 3 फीट है. यहाँ देखो, ये वाला एग्जांपल. मेरे घर का हाइट 3 फीट है और मेरे पड़ोसी का हाइट 9 फीट है. तो मैंने डेटा कलेक्ट किया 3 and 9. तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा पड़ोसी 3 टाइम्स अमीर है एज पर द कन्वेंशन ऑफ माई विलेज. तो आप बोलोगे यस, 3 गुना अमीर है मुझसे. अब क्या हुआ, मेरा पड़ोसी का जो सन था वो USA से MBA करके आया. उसने अपने पापा को बोला कि मैं आपको अमीर बना देता हूँ, आपको कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना भी नहीं पड़ेगा और ना ही मुझे उसके घर को तोड़ना पड़ेगा. ना आपको कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, ना ही इसके घर में तोड़ूंगा. आप दोनों आपको मैं अमीर बना देता हूँ. तो क्या किया, अपना कार लाया. कार का जो हाइट था 1 फीट था और कार के रूफ टॉप से उसने मेरे घर को मेजर किया. तो मेजरमेंट कितने की आएगी? 2 फीट की. 1 फीट तो कार का हाइट हो गया. मेरा पूरा घर 3 फीट का है, तो कार के रूफ टॉप से मेरा मेजरमेंट 2 फीट का होगा. तो उसने कैलकुलेट किया, रिपोर्ट किया 2 फीट, राइट. अपने पापा का भी मेजरमेंट किया उसी कार से, तो कितना आ गया? 8 फीट. तो 8/2 तो 4 हो गया. तब बोला कि रेशियो लो, इट इज 4 टाइम्स. इट मीन्स डेटा सेट Y कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. मीन्स 8/2 आप नहीं कर सकते, जबकि 9/3 वैलिड है. Therefore, data Y does not belong to ratio scale, while data X belong to ratio scale, because I can take P by Q form, 9/3 form.
but 8/2 form is not valid. अब how to judge कि which data will fall under PYQ format and which data will not fall under PYQ format? So idea is if the measurement is from logical zero से अगर मेजरमेंट कर रहे हो डेटा फॉल्स अंडर रेशियो स्केल. लॉजिकल जीरो मतलब घर का मेजरमेंट कहाँ से करना चाहिए? ग्राउंड से. ये ग्राउंड से मेजरमेंट है, वो रूफ टॉप से मेजरमेंट है. देयरफॉर measurement of data set y is not from logical zero, therefore y does not fall under ratio scale. तो relative data, this data is relative to car, तो relative data does not fall under ratio scale. ठीक है, इसमें याद रखना है आपको मेजरमेंट फॉर्म जीरो होना चाहिए और डेटा रिलेटिव नहीं होना चाहिए. अब आ जाओ ब्रांच ऑफ स्टैट्स. होता है ना पुलिस में क्राइम ब्रांच, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, तो इसी तरह ब्रांच ऑफ स्टैट्स मैथ में भी होता है, राइट. कैलकुलस ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, वो ब्रांच है. अच्छा, एनीवे, तो दैट ब्रॉडली स्टैट्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच और टू कैटेगरीज, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल. इन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वी कलेक्ट सैंपल डेटा. हम लोग जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हो गए, उससे डेटा ले लिया कि आपका हाइट क्या है. उस रॉ डेटा को हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ डेटा वी विल कैलकुलेट सम मैट्रिक लाइक मीन निकालेंगे, उसका रेंज निकालेंगे, व्हाटएवर दैट वी विल प्रोसेस द डेटा. क्लियर. नाउ कम टू इन्फ्रेंशियल. तो हमने जो सैंपल डेटा से जो मीन निकाला, अगर हम लोग पूरे पॉपुलेशन, पूरे इंडिया का 135 करोड़ पॉपुलेशन का अगर हाइट लेकर एवरेज निकालते तो मैच करता. अभी तो हमने सिर्फ 20 बच्चे का हाइट लेकर 5.3 फीट निकाल लिया. अगर पूरे बच्चे को लेकर किए होते तो सेम आता 5.3 नहीं. ये अफगानिस्तान में जाकर किए होते तो 6.2 आ गया होता. तो अफगानिस्तान का 10 सैंपल लेकर किए होते तो 6.2 आता. पूरे अफगानिस्तान का लेकर करेंगे तो 6.2 आएगा, चेंज करेगा, ऑब्वियसली चेंज करेगा. तो इन इन्फ्रेंशियल स्टैट वी ट्राई टू प्रिडिक्ट कि अगर सारा पॉपुलेशन का लेकर अगर हाइट निकाले होते एवरेज तो क्या आया होता. तो हियर वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट पॉपुलेशन मीन विद द हेल्प ऑफ सैंपल मीन. और इन जनरल इन इन्फ्रेंशियल स्टैट वी प्रिडिक्ट और फोरकास्ट पॉपुलेशन पैरामीटर with the help of sample stats. Parameter with the help of sample stats. और आप नॉर्मल लाइफ में भी करते हो. डेटिंग में आप क्या करते हो? शाम को जाकर कॉफी डे में 10 मिनट चाय पीते हो किसी के साथ. एंड वो क्या होता है, वो जो डेटा कलेक्ट करते हो उसके बिहेवियर और सब कुछ, वो कौन सा डेटा होता है? वो सैंपल डेटा होता है. और उसके बेसिस पर आप ये प्रिडिक्ट कर लेते हो कि ओवरऑल इसका बिहेवियर क्या होगा. क्लियर. So we try to predict population parameter with the help of sample stats. Clear? This is simple idea. अब आ जाओ बायस इन डेटा सेट. डेटा जितना ही रैंडमली चूजन होगा उतना ही ज्यादा वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा. जहां उसका रैंडमनेस को हमने डिस्टर्ब कर दिया तो डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ बायस व्हेन यू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा. एक हो गया सिलेक्शन बायस. क्लियर. सिलेक्शन बायस में क्या होता है, तुम जानबूझ के डेटा ऐसा पिक करते हो जो तुम्हारे कन्वीनियंस का हो. कि अगर तुम्हें स्टॉक का रिटर्न का डेटा सैंपल चाहिए तो तुम्हें गूगल पर जो मिल जाएगा उसको ले लोगे. या मेरे कॉलेज में क्या हुआ कि आपको टीचर ने कर दिया कि आपको सैंपल करना है, तो मुझे लगा तो अच्छा अपॉर्चुनिटी से गर्ल्स से बात करने का, तो मैक्सिमम गर्ल्स का ही डाटा लेके आ गया. तो सिलेक्शन बायस हो गया हो. तो आप समझ, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपने डेटा चूज कर लिया. तो रैंडमनेस ऑफ द पॉपुलेशन इज लॉस्ट इन द डेटा. तो दैट टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड सिलेक्शन बायस. सेकेंड टाइप ऑफ बायस इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस. दिस लिखो इसके बारे में. This type of bias is observed in mutual fund data. और म्यूचुअल फंड
परफॉर्मेंस डेटा। चलो एग्जांपल लेते हैं, नॉन सेकुलर एग्जांपल है। मेरी एक कंपनी है, सर्वे कंपनी। उसे आज एक असाइनमेंट मिला कि ये पता करो कि न्यू दिल्ली एरिया में मैरिटल ब्लिस कितना है, कि मैरिड कपल कितना खुश है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने कॉल किया कि बताओ। सर ने उठाया, बोला सर आप कितने खुश हैं अपने वाइफ से। किसी मैरिड लेडी ने उठा लिया तो हमने पूछा कि आप कितने हैप्पी हैं अपने हबी से। तो इस इंफॉर्मेशन पर 80% का रिपोर्ट आया मेरे पास कि 80% ऑफ द सर्वेड पीपल आर हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ। ओके जी। तो जो मेरा क्रिटिक था उसने बोला कि इसमें तो सर्वाइवरशिप बायस है। तो वो क्या है कि एक्चुअली इंडिया में 20-30% गर्ल्स को डॉरी केस में मार देते हैं कि आपने पैसा नहीं दिया या व्हाटएवर, डोमेस्टिक वायलेंस में। अगर वो गर्ल्स अवेलेबल होती तो क्या बोलती कि मैं खुश हूँ? वो तो नहीं बोलती, वो तो बोलती कि मैं दुखी हूँ। तो रिपोर्ट क्या हो जाता 75। तो ये जो डेटा है किसके बेसिस पर है? जो सर्वाइव कर रहा है। जो सर्वाइव कर रहा है उसमें से 80% ने अच्छा बोला है। क्लियर? इन ए सेम सेंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आओ तो हमने बहुत सारे फंड क्रिएट किए। गर्ल एजुकेशन फंड कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, 20 साल के बाद आपकी बच्ची बड़ी होगी तो उसके पढ़ाई के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हो। ठीक है जी। सेकेंड वन इज रिटायरमेंट फंड कि आप अभी इन्वेस्ट करो, रिटायर हो जाओगे तो वहाँ से पैसा विड्रॉ करके अपना ओल्ड एज में तुम पिकनिक करना, ये भी अच्छा है। एक होम फंड कि 10 साल के बाद आप घर खरीदना, 10 साल आप किराए के मकान में रहो। एंड फोर्थ वन इज हॉलीडे फंड, अभी इन्वेस्ट करो, मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट करूंगा, नेक्स्ट समर तक आपको इतना पैसा दे देंगे कि आप यूरोप ट्रिप करके आ सकते हो। हुआ क्या, गर्ल्स फंड से 3% रिटर्न आया, रिटायरमेंट फंड से 2% रिटर्न आया, होम फंड से 3% आया, और हॉलीडे पैकेज में अच्छा परफॉर्मेंस के चक्कर में लॉस हो गया 10% का। कंपनी ने इस फंड को स्क्रैप कर दिया, जो पैसा था उसको रिफंड कर दिया इन्वेस्टर को। अब जो कंपनी अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेगी वो क्या करने वाली है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, जो फंड एग्जिस्ट कर रहा है उसी के बेसिस पर रिपोर्ट करेगी। तो इसमें सर्वाइवरशिप बायस आ गया, -10 को उसने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, ये अनइथिकल है। हम लोग एथिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कि अनइथिकल कैसे एंड हाउ टू ओवरकम एटलीस्ट। लेकिन आपको यहाँ क्या पता करना है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न में सर्वाइवरशिप बायस हो सकता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस सिंपली कि इसमें सर्वाइवरशिप बायस हो सकता है। फिर हो गया सर्वाइवरशिप। डेटा कलेक्शन का एरर है सारा। कोई कलेक्शन एनालिसिस के गलती के कारण होता है, कुछ एरर इनहेरिएंट ही होता है उसके अंदर। अब आ जाओ बायस इन एनालिसिस। चलो डेटा जो है सो है ही, आपने जो बायसनेस क्या आ गया आपने डेटिंग पर चले गए, उससे जो डेटा कलेक्ट किया, चलो डेटा में तो सैम्पलिंग एरर है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा है, लेकिन एनालिसिस में क्या क्या गलती कर जाओगे आप? पहला गलती आप करते हो कंफर्मेशन बायस का। ये आपका मेंटल फॉल्ट है, कंफर्मेशन बायस करते हो। वो क्या होता है? मेरे पापा ने कहा कि कोरोना वायरस केस में एसी यूज नहीं करना चाहिए, ये हाइपोथेसिस है, उनको कहा कि नहीं करना चाहिए। अब उसने टेलीविजन ऑन किया, उन्होंने एक चैनल पे आ रहा था कि एसी का फायदा क्या है और एक चैनल पे आ रहा था कि एसी के नुकसान क्या है। तो कौन सा चैनल देखेंगे जी, जिसमें बताया जा रहा है कि एसी का नुकसान क्या है? ये इनके थिंकिंग के साथ सिंक कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है। तो कंफर्मेशन बायस इसी तरह का है कि आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, अब रात में उसी डेटा को पिक करोगे जो ये बता रहा होगा कि कल स्टॉक के ऊपर जाने का क्या चांस है। तो आपका एनालिसिस क्या हो गया? बायस हो गया ना। आपने सिर्फ अपने फेवर का डेटा लेकर एनालाइज कर लिया, अपने अगेंस्ट का डेटा को आपने पिक नहीं किया। इट इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। सेकेंड वन इज कॉल्ड मेंटल अकाउंटिंग कि तुम्हारा सैलरी 100 रुपीज फिक्स है, वो तुम्हें मिल गया और कंपनी ने खुश होकर 20 रुपीज का बोनस भी दिया। क्लियर? तो सबसे पहले आप बाहर निकलोगे, 20 रुपीज को तो बिल्कुल पानी की तरह खर्च कर दोगे, तो तुम्हारा है ही नहीं ऐसा, क्योंकि 20 रुपीज के साथ तुम्हारा बिहेवियर कुछ होगा, 100 रुपीज के साथ तुम्हारा बिहेवियर कुछ होगा। तो मेंटल अकाउंटिंग मीन्स व्हेन यू डिफरेंशिएट बिटवीन इनडिस्टिंग्विशेबल आइटम,
ऑन द बेसिस ऑफ सम फॉल्टी क्राइटेरिया। तुम्हें 20 रुपीज़ फ्री का लग रहा है, 100 रुपीज़ अपना लग रहा है कि 120 ही तुम्हारा है। तो पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव में क्या गलती करते हो आप, जो स्टॉक अप जा रहा है, जो स्टॉक डाउन है तुम्हारे पोर्टफोलियो में, तो अप वाले स्टॉक को सेल कर दोगे और डाउन वाले स्टॉक को होल्ड कर लोगे। यू नेवर सी पोर्टफोलियो एज ए होल, बट यू try to differentiate between good stock and bad stock in your portfolio, but portfolio are not constructed on that way. It is constructed as a holistic fashion कि portfolio as a whole profit में है या as a whole loss में है, तुम्हें ये देखना चाहिए ना। जबकि तुम पोर्टफोलियो में भी ग्रैनुलरिटी ले आते हो, तो आपका मेंटल अकाउंटिंग है। थर्ड वन इज डेटा माइनिंग। व्हेन यू ट्राई टू establish relation between two data set without any proper or genuine theory behind it, that is called data mining. कोई इकोनॉमिक थ्योरी उसको जस्टिफाई या बैक नहीं कर रहा है, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि एक से वाई को रिलेटेड है। जैसे तुमने 10 बार ऐसा देखा कि जब भी बारिश होता है बॉम्बे में तो स्टॉक मार्केट डाउन जाता है। ठीक है जी, तुम किसके बेसिस पर तुमने जनरलाइज कर दिया कि जब भी फ्यूचर में रेन होगा तो उस दिन स्टॉक मार्केट डाउन होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ये डेटा माइनिंग है, कोई इंसिडेंस है कि आपने दे नो इकोनॉमिक रीजन टू सपोर्ट योर हाइपोथेसिस, दिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। सुपरस्टिशन भी यहीं से स्टार्ट होता है कि आपने 2 बार देखा कि मैं 2 बार चाय पीकर बाहर गया तो मेरा काम नहीं हो पाता है, तो आप सोचोगे कि चाय पीना और काम नहीं होना रिलेटेड आइटम है। इससे भी आपका डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब होगा कि गलत तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो। फोर्थ वन इसका हर्डिंग बिहेवियर। एनालिस्ट का मेन काम क्या है कि बिल्कुल रैशनल वे में वो डिसीजन ले। हर्डिंग बिहेवियर क्या होता है कि सब कर रहा है तो मैं भी खरीद लूँ, तो आपका डिसीजन डिस्टर्ब हो गया ना। जैसे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कन्वेंशन है कि पनीर तो होना ही चाहिए किसी भी पार्टी में, तो आप ये ज़्यादा एनालाइज नहीं करते हो कि पनीर रखना है इस मौसम में, नहीं रखना है, आपने एक पनीर का सब्जी तो रख देना है। दिस इज कॉल्ड हर्डिंग बिहेवियर। फिफ्थ टाइप ऑफ थिंग इज रिस्क एवर्सन। इज अ गुड क्वालिटी। रिस्क एवर्सन मीन्स कि आई डोंट लाइक रिस्क, इसीलिए किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा होगा तो आई रिक्वायर हायर रिटर्न। ये सिंपल है। फर्स्ट फ्लोर का व्हाइट वॉश कराओगे तो 300 रुपीज़ पर फीट है, तो सेकेंड फ्लोर का व्हाइट वॉश करवाने वाला अगर पेंटर तुम्हारा रिस्क एवर्स होगा तो ही विल आस्क 350 पर स्क्वायर फीट, बिकॉज सेकेंड फ्लोर का व्हाइट वॉश करने में उसे रिस्क ज़्यादा है। तो दिस टाइप ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड रिस्क एवर्सन। अगर दोनों का रेट 300 होगा तो चूज क्या करेगा कि मैं फर्स्ट फ्लोर ही पेंट कर देता हूँ, सेकेंड फ्लोर तो मैं नहीं करूँगा। गेटिंग मी? तो 2 स्टॉक है, दोनों का रिटर्न सेम है, एक का रिस्क ज़्यादा है तो ऑब्वियसली विल गो फॉर फर्स्ट। तो दूसरा में रिस्क ज़्यादा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए। ये रिस्क एवर्सन है। 10% रिटर्न एंड रिस्क ऑफ 2%, 10% रिटर्न एंड रिस्क ऑफ 3%, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर दिस वन। अगर इसमें भी तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो रिस्क नंबर हैव टू बी 13% ऑफ एनीथिंग हायर देन 10%। क्लियर? इट्स कॉल्ड रिस्क एवर्सन। Loss aversion is nothing to do with risk aversion. Loss aversion simply means it's a bad quality. Loss aversion simply means you hate loss. Risk is not taken into consideration. For example, मेरी मम्मी है, अगर दूध बॉयल हो रहा है और वो ड्राइंग रूम में बैठी हैं तो क्या करेंगे, वो दौड़ कर जाएंगी गैस बंद करने। इसके प्रोसेस में उसने 2000 का रिस्क ले लिया। अगर पैर में चोट लग गया तो 5000 रुपये खर्च होगा, और दूध अगर गिर गया होता तो सिर्फ वो 10 रुपये का होता। तो सी सिंपली हेट लॉस, सी है नथिंग टू बी रिस्क। रिस्क से उसे मतलब नहीं है, लॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो लॉस एवर्सन एंड रिस्क एवर्सन। रिस्क एवर्सन इज अ गुड क्वालिटी एंड वी एज्यूम दैट ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स। ये याद रखो। इक्विटी में एजम्पशन लेंगे, कोई भी मॉडल बनाएंगे तो एजम्पशन लेंगे कि ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स। ठीक है? तो किसी भी डील में, किसी में देयर इज इनहेरिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी। आप किसी भी टर्म कंडीशन पे जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में, इवन मैरिज में, तो एक नोशन ऑफ रैशनैलिटी एजम्पशन रहता है कि आप रैशनल बिहेवियर रखोगे। तो इसी तरह देयर इज एजम्पशन ऑफ रिस्क एवर्सन। वी एज्यूम दैट इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स।
चलो हो गया। तो ये आपका कवर हो जाता है फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड